हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS। मैं सिद्धार्थ सिसोदिया आपके साथ लेकर के आया हूं एक नई सीरीज। स्टूडेंट्स, ये सीरीज है वीकली सीरीज जिसमें हम केस स्टडीज टॉपिक को एक तरीके से डिस्कस करेंगे। वीकली जो भी करंट इवेंट्स रहेंगे, आपके टॉपिक्स जो भी रहेंगे, न्यूज में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे जो भी बर्निंग इश्यूज हैं, डिबेटेबल इश्यूज हैं, उन पर एक केस स्टडी बनाएं और वो केस स्टडी आपके साथ सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस इनिशिएटिव को शुरू करते हैं अपने इस पहले लेक्चर के साथ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये प्लान किया है क्योंकि ये 120 मार्क्स की एथिक्स के पेपर में सिर्फ केस स्टडीज ही आती हैं। आप मेंस के पेपर में देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इतना वेटेज रखता हो अपार्ट फ्रॉम योर केस स्टडीज। तो एथिक्स का पेपर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पेपर है, 120 मार्क्स की केस स्टडीज, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। दो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये है फेक न्यूज को लेकर के। फेक न्यूज ऐसे तो देखा जाए तो एक अब ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के आने से और बहुत ज्यादा पॉपुलर होने से फेक न्यूज का जो ये टॉपिक है ये टाइम एंड अगेन आता ही रहता है। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, आप इस तरीके की केस स्टडी को जरूर प्रिपेयर करके जाएं। दूसरा, मैं जो केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एक बहुत ही रीसेंट बेंगलुरु में जो इंसिडेंट हुआ स्टैम्पेड का, उसको लेकर के डिस्कशन करूंगा। और एक ह्यूमन मेड डिजास्टर, स्टैम्पेड क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर तो है नहीं, ह्यूमन मेड डिजास्टर, इसको लेकर के इस टॉपिक पर अब हम डिस्कस करेंगे। पहला केस स्टडी, क्यों मैं फेक न्यूज को इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं, क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ, 21 जून की न्यूज है, 21 जून की कर्नाटका इज बेसिकली सेट टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट फेक न्यूज। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल के रिस्पेक्ट में डिस्कशन है कि क्या कर्नाटका में इस तरीके का फेक न्यूज को लेकर के जो पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज सर्कुलेशन होती है उस पर जो है बिल, जो बेसिकली एक्ट बन सकता है, वो डिस्कशन। दूसरा, अभी देखिए ये आपकी जो न्यूज है, अभी रीसेंट न्यूज है, इनफैक्ट 2 दिन पुरानी, कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान साइट्स हिट हार्ड, स्लैम्स फेक न्यूज कवरेज। तो ईरान यूएस का जो इशू चल रहा है, इजराइल का जो इशू चल रहा है, अगेन ये टर्म फेक न्यूज बार बार आया। मैंने कहा क्यों ना इस पर एक केस स्टडी बनाए। देखिए स्टूडेंट्स, केस स्टडी को लेट्स स्टार्ट इट। केस स्टडी में सिंपली आपसे पूछा गया है कि भाई एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकली रिलेटेड कोई न्यूज चैनल है, क्लियर, कोई न्यूज चैनल है और उसने कोई ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग स्टोरी दिखा दी। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है, इसके विजुअल्स जो हैं, ये विजुअल्स वायलेंट प्रोटेस्ट और क्लेम करते हैं कि एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, रिस्पॉन्सिबल है वो वेंडलाइजेशन एंड अटैक्स ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये वीडियो सर्कुलेट हो गई कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रही है। ये स्टोरी क्विकली स्प्रेड आउट कर गई। इन्होंने क्या काम किया, ये स्टोरी क्योंकि स्प्रेड आउट कर गई, सोशल मीडिया पे आ गई, एक पब्लिक आउटरेज हो गई और अल्टीमेटली जो है कम्युनल टेंशन भी बढ़ गए, रिटेलिएशन भी हो गया। तो देखो एक छोटी सी न्यूज कितना कुछ कर सकती है। सोशल मीडिया का ये एस्पेक्ट तो हम सबको पता है, हम पढ़ते भी हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। As a information and public relations officer, IPRO of the state, you verify the visuals and discover that। अब आप एज ए IPRO एक इन विजुअल्स को एसेस कर रहे हैं। पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं आपको, आपको पता चल रहा है ये वीडियो तो किसी और कंट्री की है, किसी और कंटेक्स्ट में पहले की रिकॉर्डिंग है। दूसरा, ये न्यूज चैनल ने जो एयर करी है ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी स्टोरी, ये तो लग रहा है विदाउट वेरिफिकेशन कर दी है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब ये फेक न्यूज हो गई क्योंकि न्यूज चैनल ने क्या कर दिया, इसको एयर कर दिया था। डन। तीसरा पॉइंट आता है, द मिस इन्फॉर्मेशन लेड टू द एक्चुअल स्ट्रीट वायलेंस। अब इसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है, डैमेज करी जा रही है प्रॉपर्टी और इंजरिंग सेवरल सिविलियंस ऑल्सो। तो यहां पे विक्टिम्स भी हैं। इस पूरी केस स्टडी में while the channel defends itself, अब जब बात आ गई न्यूज मीडिया हाउस पर, मीडिया चैनल पर, तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वो कहता है ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज थी, एक अर्जेंसी थी, दिखाना बहुत जरूरी था, हमारे पास टाइम नहीं था वेरिफिकेशन के लिए। वो कहते हैं ये तो एडिटोरियल फ्रीडम है, हम चाहे तो दिखा सकते हैं। इनफैक्ट सिविल सोसाइटी एंड फैक्ट चेकर्स कॉल इट द ब्रीच ऑफ द मीडिया एथिक्स।
सिविल सोसाइटी क्या कह रही है, ये तो ब्रीच ऑफ द मीडिया एथिक्स है, ये तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो ब्रेकिंग अर्जेंसी है। इसी कंटेक्स्ट में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म वर वायलेटेड इन दिस केस, राइट। और दूसरा है, एज द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर व्हाट आर द एथिकल ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। देखिए केस स्टडी समझ में आ गई। अब इस केस स्टडी को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत क्लैरिटी के साथ ये बताए कि आप एग्जैक्टली इस केस स्टडी से क्या समझे हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं वैसे तो इंट्रोडक्शन बनाने के, लेकिन इस केस में आप सबसे पहले जरूरत है आपके लिए कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ये दिस केस स्टडी इज अबाउट व्हाट। सो दिस केस स्टडी इज अबाउट मिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। ये इस टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो हमेशा अपना पहला स्टेटमेंट जो लिखें वो केस स्टडी किस बारे में है ये जरूर बताएं। इनफैक्ट आप इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एज अ ऑफिसर, देखो पूरा का पूरा ना पैराग्राफ इस पे याद नहीं कर सकते, ये बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2-3 केस स्टडी के याद करके चले गए और वैसा ही लिखा है। आप इसको बनाइए, आप इसको पॉइंट्स में तोड़ दीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि केस स्टडी किस बारे में है। दूसरा पॉइंट, एज एन ऑफिसर, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, कभी डीएम बनाएंगे आपको, कभी हम जज बना देंगे आपको, कभी हम आपने यहां पर आपको ऑफिसर बना दिया है। तो ये जो पर्टिकुलर एज एन ऑफिसर जो भी पब्लिक पोजीशन में आप हो, एज अ आप कह सकते हो ह्यूमन मोरालिटी बेसिस पर भी केस स्टडी आ सकती है। तो आपको कभी एज अ फ्रेंड बनाएंगे, कभी ऐसे एल्डर बनाएंगे। तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, जो भी आपको लग रहा है, सुरेश, रमेश, ब्रिजेश, जो भी है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या एथिकल इशू फेस कर रहा है, आप उस बात को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहां आप लिख सकते हैं कि एज एन ऑफिसर आई एम गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग अबाउट द इंसिडेंट and ensuring the fair treatment to the victims, taking the responsibility कि भाई ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है इसको हाईलाइट किया जाए, इसको इशू को सामने लाया जाए और पब्लिक के साथ एक क्लैरिटी भी हो। आप इस इशू को फेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहां पर कीवर्ड लिखा हुआ है पॉलिटिकली रिलेटेड नेशनल न्यूज चैनल। तो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आप फील कर सकते हैं और यही आपका डिसीजन मेकिंग रहेगा कि या तो आप ये करें, रिस्पॉन्सिबली अपना ड्यूटी निभाएं, या दूसरी तरफ आप जो है कुछ भी ना करें और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, पॉसिबल इंटरफेरेंस की वजह से आप इस बात को जाने दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप फैक्ट्स दे सकते हैं, आप फैक्ट्स बता सकते हैं कि मीडिया इज सीन एज अ फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं कि फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए मीडिया की तरफ से, या फिर आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप जरूर बताएं इशू क्या है। इंट्रोडक्शन में एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ इंडिविजुअल क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या एथिकल इशू है इसमें, आप ये बता सकते हैं। नो डाउट ये बात यहां पे भी लिखी हुई है कि एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म क्या है, वॉयलेटेड हुए हैं, उसको आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताना है। स्टूडेंट्स मैं ये भी एडवाइस करूंगा इसमें कि एक बार जब आप ये लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, तो बहुत लोग आपको बताएंगे स्टेक होल्डर्स अप्रोच होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एग्जाम टाइम में इतनी लंबी लंबी केस स्टडीज आती हैं कि हम हमेशा स्टेक होल्डर्स लिखेंगे, फिर उसमें जो है एथिकल इशू बताएंगे, फिर इसमें जो है ये सारी बातें जो आपकी बताई जाती हैं, ये आइडियल सिनेरियो है। लेकिन केस स्टडी इतनी लंबी है कि टाइम इतना कम होता है आपके पास कि अगर आप इन क्वेश्चंस को ही आंसर्स को लिख लें और आगे बढ़ जाएं, तो मैं मानूंगा कि वो केस स्टडी आपकी डन हो गई है। डू नॉट मतलब फैंसी चीजें करने के चक्कर में या आप एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में अगर एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो ये काम आप मत करिएगा। ठीक है, कीप थिंग्स सिंपल, डायरेक्टली एड्रेस करिए क्वेश्चन को। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है तो आप एथिकल इश्यूज लिख सकते हैं, आप एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू केस स्टडी लिख सकते हैं कि भाई यहां पर एक एथिकल, ये इंट्रो में भी जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो एथिकल इश्यूज ये है कि भाई एक तो मीडिया हाउस है और मीडिया हाउस के मीडिया एथिक्स होते हैं, लेकिन वहीं एक होड़ लगी हुई है, टीआरपी की रेस लगी हुई है। ये एक बहुत बड़ा एथिकल
यहां पर डायलेमा भी कह सकते हो, एथिकल इशू भी कह सकते हो कि मीडिया हाउस को लगता है एथिकली चले या टीआरपी की रेस में आगे चले। भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, यहां पर एथिकल इशू क्या आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स पब्लिक, जिसे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि हर चीज के पीछे क्या है, टाइम, टिकिंग बॉम्ब टाइम है ना। मैं नहीं दिखाऊंगा ये न्यूज तो कोई और दिखा देगा। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब अगर मैं बात करूं एज एन ऑफिसर, तो आपके लिए पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूं तो आप ड्यूटी के साथ काम करोगे, या फिर दूसरी तरफ आप पॉलिटिकली प्रेशर में आ जाओगे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका बनता है। और साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट बनता है कि एक तरफ हम जस्टिस ऑफ द विक्टिम्स के बारे में भी सोचें। तो ये एथिकल इश्यूज, इससे आप इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो अपने बॉडी पार्ट में भी लिख सकते हैं। सीधे आते हैं इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर कि भाई जो मीडिया है उसमें एथिकल जर्नलिज्म क्या है। मैं इसमें आपको पॉइंट देता हूं कि भाई बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरा पॉइंट यहां जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट कॉज लॉ एंड ऑर्डर इशू। इनफैक्ट इन लाइन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि सेंसेशनलिज्म से मीडिया हाउस को बचना चाहिए, राइट। इनफैक्ट अकॉर्डिंगली पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो मैंने पॉइंट बोला वो आपको बता ही दिया है। और मीडिया की जो रिपोर्टिंग है, मीडिया की रिपोर्टिंग जो है, उस रिपोर्टिंग को भी मीडिया को अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनफैक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आप ये 5 पॉइंट बना दीजिए, एक पॉइंट और बना लेते हैं, 5वां पॉइंट। 4 पॉइंट आपने बना ही दिए, 5वां पॉइंट आप बना सकते हो कि मीडिया एथिक्स जर्नलिज्म जो है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओनरशिप ले, कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसका फिर आप सामने से आकर के जवाब दें, क्लैरिफाई करें। यहां पर आपके मीडिया हाउसेस को पता चल चुका है, देखो केस स्टडी में पता चल चुका है कि गलत तो हो गया है, उन्होंने भी फैक्ट चेक कर लिया है, लेकिन उसके बाद ये बात ना मानना कि हमसे कोई गलती हुई है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो 5वां पॉइंट आप ये बता सकते हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप फॉर द रॉन्ग एक्शन। ये भी अपने आप में इशू है, गलती हो गई, लेकिन आप फिर पब्लिक से मांगो ना माफी, क्योंकि ये मैटर किसका है, ये मैटर है पब्लिक ट्रस्ट का, ये मैटर है पब्लिक के फेथ का। पब्लिक का फेथ भी तो टूटता है कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर। गलती आपकी, लेकिन सारी मीडिया इसमें नुकसान झेल सकती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ए इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर IPRO, व्हाट आर दी एथिकल ऑप्शंस अवेलेबल टू। तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं। देखो एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन है, और ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है, लेट अस सपोज कि 20 मार्क्स की जैसे आती है, तो 10-10 नंबर के अगर क्वेश्चंस हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप जो भी ऑप्शन लेंगे उस ऑप्शन का मेरिट डिमेरिट जरूर लिखें। नो डाउट पूछा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर 3 क्वेश्चन होते या इस केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते, तो मैं आपको मना कर देता कि आप मेरिट डिमेरिट मत लिखिए, क्योंकि पूछा नहीं है, जो पूछा है उसका सवाल का जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा खुलकर के इसमें लिखें। नो डाउट मेरिट डिमेरिट नहीं लिखा है, फिर भी आपको लिखना चाहिए। बाकी ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई पब्लिक को आप क्या दें, क्लैरिफिकेशन दें। आप पब्लिक को क्लियरली क्लैरिफाई करें कि क्या सही था और क्या गलत है। बेसिकली ये वीडियो किस तरीके से रॉन्ग है, पब्लिक को आप जरूर बताएं। दूसरा, डेफिनेटली इस पे रिपोर्ट करना चाहिए,
डेफिनेटली इसमें कंप्लेन करना चाहिए रेगुलेटरी बॉडीज को, रेगुलेटरी बॉडीज को। क्या ये ऑप्शन आपके पास है? बिल्कुल, ये ऑप्शन भी आपके पास है, ये ऑप्शन भी आपके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको मेरिट डिमेरिट लिखने हैं, जरूर मेंशन करने चाहिए। मेरिट डिमेरिट कैसे लिखते हैं? जैसे कि आपने लिखा ऑप्शंस अवेलेबल और ऑप्शन 1 के बारे में लिखा, तो ऑप्शन 1 आप पूरा का पूरा यहां पे लिखिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा है पहला ऑप्शन क्या है? पब्लिक क्लैरिफिकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट में क्लैरिफिकेशन जानी चाहिए, वीडियो इज फेक। उसके बाद आप या क्या करिए, बीच में एक लाइन खींचिए, बीच में एक लाइन खींचिए, यहां लिखिए मेरिट्स, यहां लिखिए डीमेरिट्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होने वाला है, आप ऐसा करेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है? फायदा यह होगा कि वॉयलेंस रुक जाएगा, जो वॉयलेंस हो रहा है वो रुक जाएगा, लोगों का जो है जो ट्रस्ट है वो टूटेगा नहीं, ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, फायदा यह है कि लोगों को समझ में आएगा कि फेक न्यूज भी होती है और एक तरीके से लोग इसे एज अ लर्निंग मानेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आता है तो उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना है। डीमेरिट्स ये है कि भाई सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, ये पर्टिकुलर मीडिया हाउस है तो आपको एक पर्टिकुलर चैलेंज, पॉलिटिकल हिंड्रेंस या पॉलिटिकल चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मीडिया हाउस जो है अपनी इकोनॉमिक जो ताकत है और जो पर्टिकुलर जो उनके पास ऑलरेडी व्यूअर बेस है, तो वो हो सकता है कि आपके इस पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन को ही चैलेंज कर दें। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो आपकी खुद की जो पर्टिकुलर रेपुटेशन है वो भी स्टेक पर है, रेपुटेशन भी स्टेक पर है, वो रिफ्यूट कर दे आपके इस पॉइंट को। तो नो डाउट इसमें मेरिट डिमेरिट दोनों है। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स के मेरिट डिमेरिट लिखने चाहिए। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं आप कैसे लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि भैया आप कोई एक्शन ले ही ना, नो एक्शन। ये भी तो ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा ये ऑप्शन आपने चूज किया, लेकिन ये ऑप्शन तो है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है यहां पर कि आप क्या करें, पर्सनली एट द पर्सनल लेवल यू एंगेज इन डायलॉग, एंगेज इन डायलॉग विद मीडिया हाउस। अब इसमें आप पब्लिकली, पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर रहे, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन आप पर्सनली मीडिया हाउस से बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब कर लेंगे आप, इसके बाद आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऑप्शन आपने चूज कौन सा किया है, ऑप्शन आपने चूज कौन सा किया है, ये जरूर बताइए एग्जामिनर को कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। जैसे कि इस केस में आई विल चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। मैं क्लैरिफिकेशन भी दूंगा और साथ ही साथ मैं रिपोर्ट भी करूंगा रेगुलेटरी बॉडीज को। डन। ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स आप एक काम और करिए, अपना जो आपने ऑप्शन चूज किया है उसको जस्टिफाई भी करिए, और वो जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। इस जस्टिफिकेशन के मार्क्स मिलते हैं आपको। आप इसमें फिलोसफिकल व्यू पॉइंट लिखिए, जैसे कि ये मैं आपके लिए लिख करके लाया हूं कि गांधी जी की फिलोसफी, कौन सी फिलोसफी, कि भाई मीन्स मस्ट बी एज द प्योर एज द एंड्स, इसको यूज किया जा सकता है एग्जाम में, जहां आप कह सकते हो कि भाई परस्यूइंग टीआरपी थ्रू मिसलीडिंग कंटेंट वायलेट्स द एथिकल जर्नलिज्म। फॉर सिविल सर्वेंट्स ये बहुत जरूरी है। गांधी जी का कंसेप्ट जो ट्रुथ का है, फियरलेसनेस का है, कॉल्स फॉर स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर एंड स्टैंडिंग अप फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। एज एन ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, यू शुड बी ट्रुथफुल एंड यू शुड बी फियरलेस एज वेल। ये वाला पॉइंट आप देखिए इस केस स्टडी में कैसे फिट बैठता है। मैं चाहूंगा आप जस्टिफिकेशन पार्ट में या कंक्लूजन वाले पार्ट में जरूर फिलोसॉफिकल एंगल एक ना एक जरूर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। तो ये हो गई आपकी केस स्टडी। कंक्लूजन में आप बिल्कुल वही वाली लाइंस जो मैंने आपको बताई कि मीडिया अपने आप में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, फेयर रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग उससे एक्सपेक्टेड है। फोकस करिए कंक्लूजन में ना, कंक्लूजन में फोकस करिए आप वैल्यूज के ऊपर। अगर आप वैल्यूज के ऊपर कंक्लूजन में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका आराम से कॉमा लगा लगा कर वैल्यूज लिखिए, आराम से कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्टैंपेड इशू को लेकर के। स्टैंपेड बेंगलुरु में होती है इस साल,
एक आईपीएल की सेरेमनी की सेलिब्रेशन के रिस्पेक्ट में, जो कि ह्यूमन मेड कहीं ना कहीं एक डिजास्टर बोलूंगा मैं। ये बहुत ही सैड न्यूज डेफिनेटली। दूसरा, आप देखिए अभी कुछ महीनों पहले कुंभ में भी, महाकुंभ में भी स्टैम्पेड का इशू होता है, और 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले एक हाथरस में भी स्टैम्पेड का इशू आया सामने। इनफैक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी स्टैम्पेड का इशू आया, एंड मल्टीपल टाइम पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट एंड सिविक सेंस ये ऐसे इशू बन चुके हैं कि क्राउड को मैनेज करना और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर जरूर यहां पर पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस होने चाहिए। क्लियर? इन सभी घटनाओं को, इन सभी इंसिडेंसेस को, ये बहुत ही जो सैड इंसिडेंसेस हैं, इनको ध्यान में लेकर के मैंने एक केस स्टडी आप लोगों के लिए बनाई है। एग्जाम में भी डिजास्टर अपने आप में एक टॉपिक है जिस पर एज अ थीम केस स्टडीज आ सकती हैं। तो रेफरिंग टू दिस एक केस स्टडी आपके सामने कि भाई एक लार्ज स्केल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट है। इस लार्ज स्केल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट में ऑर्गेनाइज्ड इन सेमी अर्बन लोकेलिटी बाय द प्राइवेट ट्रस्ट टू प्रोवाइड फ्री गुड्स। अब लोगों को फ्री गुड्स दिए जा रहे हैं, सच एज क्लोथ्स है, फूड है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। द इवेंट वाज हेवीली एडवर्टाइज्ड, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है इसका, अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, बेसिकली मोस्टली वुमेन एंड सीनियर सिटीजंस को। ऐसी सिचुएशन में क्राउड मैनेजमेंट कितना जरूरी है, और होता क्या है, ऑन द डे ऑफ द इवेंट मैसिव क्राउड असेंबल हो जाती है। अब प्रॉपर लैक ऑफ क्राउड कंट्रोल मेजर्स हैं, तो कोई भी प्रायर परमिशन लोकल अथॉरिटीज बेसिकली है नहीं उनके पास कि इतने लोग आ जाएंगे। मेडिकल सिचुएशन या पुलिस पर्सनल्स भी इतने नहीं है, वो भी एब्सेंट है। गेट्स आपने जो है जैसे ही ओपन हुए तो कैओस हो गया, लोग एकदम भर करके सामने आए, और इस सिचुएशन में होता है भगदड़, और भगदड़ के बाद several lives were lost. Again, the incident almost showing the similarity कि ह्यूमन मेड डिजास्टर कैसे यहां पर पॉसिबल हो जाता है जब क्राउड को मैनेज नहीं कर पाती है एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी इसमें हो जाते हैं। यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप एक डीएम हैं, और टास्क है आपका हैंडलिंग द सिचुएशन आफ्टर मैथ, इसके रिस्पेक्ट में कि भाई इन्वेस्टिगेट करें इसके फेलियर को, रिकमेंडिंग फर्दर एक्शन, इस तरीके के आपकी सिचुएशन यहां पर है। तो अर्ली रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द मैंडेटरी क्लियरेंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इग्नोर कर दिए गए हैं यहां पर, डिस्पाइट प्रीवियस वार्निंग ऐसा नहीं हुआ है। पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर कि भाई कहीं ना कहीं आप इन फाइंडिंग्स को सप्रेस करें, और इन्फ्लुएंशियल नेचर जो आपका है ऑर्गेनाइजर्स का, ड्यू टू इन्फ्लुएंशियल नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स पॉलिटिकल प्रेशर आप फील कर रहे हो। 3 क्वेश्चन यहां पर है। व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द केस स्टडी? इसमें एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला एथिकल इशू यही है कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं है ना। ये पॉइंट्स आपके जो ऊपर लिखे हैं, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को यहां दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यस, प्रॉपर क्राउड कंट्रोल मेजर्स नहीं है, जहां पे मेडिकल सर्विसेज नहीं है। एथिकल इशू ये कहता है कि जब भी इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए तो यहां पर लोगों को डेफिनेटली अवेयर कराना जरूरी है कि कितने लोग यहां पर आ सकते हैं, और लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। ऐसे में अगर आप एक स्टेक होल्डर्स अप्रोच लगाते हो, तो आप अलग अलग डायमेंशन में सोचो। आप सोचो लोगों के बारे में, पब्लिक के पर्सपेक्टिव से क्या गलती पब्लिक ने करी सिविक सेंस की। आप सोचो लोकल एडमिन के पर्सपेक्टिव से, लोकल एडमिन ने क्या क्या गलतियां करी हैं यहां पर। आप सोचो ऑर्गेनाइजर जो हैं उनके पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजर्स की क्या मिस्टेक है। आप सोचो एज अ होल, जो भी रिलीजियस गैदरिंग हो रही है तो रिलीजियस लीडर्स यहां पे लिख देना। जैसे इस केस स्टडी में रिलीजन वाला एंगल नहीं है, लेकिन इस केस स्टडी में सिविक सोसाइटी वाला एंगल जरूर है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर हो रहा है, तो वो वाला एंगल जरूर है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में सोच लो। जब आप 3-4 स्टेक होल्डर्स के रिस्पेक्ट में चीजों को सोचते हैं, और एज अ डीएम आप खुद हो, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से भी सोचो कहां पर गड़बड़ है, कहां पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। जब आप सोचोगे तो आपको एथिकल इश्यूज मिल जाएंगे। क्लियर? डन। इसमें देखो इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया है, इस वाली केस स्टडी का इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए लिख करके लाया हूं कि आप सबसे पहले बताएं कि ये केस स्टडी किस बारे में है। स्टैम्पेड के बारे में है, ड्यूरिंग अ पब्लिक गैदरिंग, ऑर्गेनाइज्ड विद द चैरिटेबल इंटेंट बट पुअर प्लानिंग। क्लियर? ऐसा इवेंट culturally significant, such events while culturally significant can become human made disasters if safety protocols are ignored। तो
तो ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है एथिकल फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड इवन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक को भी तो अवेयरनेस जरूरी है ना, सिविक सेंस तो पब्लिक का भी जरूरी है। ठीक है, मूव करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आपका है इसमें एथिकल इश्यूज, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर व्हाट शुड बी योर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द ट्रेजेडी। देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आपका रहेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको जो विक्टिम्स हैं उनको आपको हेल्प करना है ना, तो ये रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो चलाने, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन विद पब्लिक, विद मीडिया एंड पब्लिक, कि एग्जैक्टली हुआ क्या है लोगों को बताएंगे भी तो, क्योंकि लोग अगर अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम में है, तो उनको कहीं ना कहीं कोई हेल्पलाइन नंबर तो होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि भाई आप जो है डेफिनेटली एक कमिटी, इमीडिएट रिस्पांस की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इमीडिएट रिस्पांस में आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, अब क्या होने चाहिए, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में सोचेंगे कि भाई अभी भी मेडिकल सिचुएशन क्या है, या अब क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए करा जा सकता है जो अब पब्लिक परेशान होकर के आएगी, उसके बारे में सोचें। इनफैक्ट क्राउड मैनेजमेंट, इनफैक्ट अगला पॉइंट जो है वो आप कह सकते हो कि भाई फैमिलीज जो हैं, उन फैमिलीज को आपको सपोर्ट करना है, जो भी विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, और एक आप चाहो तो इंक्वायरी भी बिठा सकते हो। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद ये एक इवेंट जरूर होगा कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी बिठाओ इसके कंटेक्स्ट पे, डेफिनेटली। ये आपका हो गया इमीडिएट। अब आपका अगला क्वेश्चन है सजेस्ट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे जाते हो, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि जो भी लोग आ रहे हैं इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप कंपलसरी यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिफोर द इवेंट, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और दूसरा आपका जो प्री इवेंट जो सेफ्टी ऑडिट्स हैं वो जरूर होने चाहिए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है। तीसरा भाई पब्लिक को भी आपको अवेयरनेस कराना है, पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हाउ मेनी पीपल दे कैन एक्सपेक्ट, कि भीड़ होगी तो अपना ध्यान कैसे रखना है। मे बी यू कैन गिव सम गाइडलाइंस टू द पब्लिक ऑल्सो। उसके साथ साथ आपको सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करने हैं कि भाई यहां पर क्या एम्बुलेंस होनी चाहिए, पुलिस पर्सनल्स हो गए वो कितने होने चाहिए, ये सारे मतलब पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। और पांचवा होता है लॉन्ग टर्म, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा जरूर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपके सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ड्रोन्स की मॉनिटरिंग, ये आपकी क्राउड को मैनेज करने में रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में। इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट दे सकते हैं कि जॉन रॉल्स की जो जस्टिस थ्योरी है, देखिए कैसे फिलोसोफर्स को यूज करेंगे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है कि पुअर एंड वल्नरेबल वर द विक्टिम्स and basically the fair system must protect those at the margin through just and safe procedures। तो जो वल्नरेबल्स है, पुअर है, जो विक्टिम्स हैं, जरूरी है कि फेयर सिस्टम होना चाहिए कि उन्हें प्रोटेक्ट करे और उनका ध्यान रखे। इसके साथ स्टूडेंट्स यहां पर हम इन दोनों केस स्टडीज को एंड करते हैं। आप अपना भी व्यू पॉइंट जरूर बताएं, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको लगते हैं सही हैं जरूर कमेंट्स करें कि आप क्या सोचते हैं इन 2 केस स्टडीज में, इन क्वेश्चंस के आंसर पे। सेकेंडली स्टूडेंट्स मैं ये भी चाहूंगा कि ये इनिशिएटिव जो हमारा है आपको ये कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताओ मुझे कि सर क्या इस तरह की केस स्टडीज सर जो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आपको हेल्प करेंगे आगे, किस तरीके से आप और भी टॉपिक्स, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पे केस स्टडी हो जाए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा और मैं उसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
गुड विशेष स्टूडेंट्स, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हो, अपने केस स्टडीज की पैरेलली प्रैक्टिस करते हो, तो 120 मार्क्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट जहां आपकी मेहनत ज्यादा है लेकिन आउटपुट कम है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट की तरह समझ लो, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड सी यू नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते हम 2 नए टॉपिक्स के साथ इस टॉपिक को, इस थीम को, केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।